भारत के राष्ट्रपुरुष एवं भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारत की इस पवित्र धरती पर समतावादी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को, विचारों को आगे ले जाने वाले सभी संतों महापुरुषों को, उनके त्याग और बलिदान को सबसे पहले इस पवित्र धरती दीक्षा भूमि के इस मंच से मैं अपने विनम्र अभिवादन करता हूँ। और मुझे इस बात का अपने आप को इनफैक्ट गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस मेरी पुस्तक का विमोचन इस पवित्र धरती से हो रहा है। आज इस बुक रिलीज कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमें बहुत ही प्रिविलेज महसूस हो रहा है कि हमको इस कार्यक्रम के लिए चीफ गेस्ट के रूप में ऑनरेबल जस्टिस के.जी. बालकृष्णन सर को सुनने का अवसर मिला। इनफैक्ट के.जी. बालकृष्णन सर was kind enough to consent to come to Nagpur. And even after getting retired from his formal busy schedule, he has been quite busy, and his busyness makes us motivated and inspired. But because of the COVID restrictions और साथ में जो कोविड ट्रांसमिशन का, कोविड इन्फेक्शन का जो अभी ज़्यादा और दूसरे भी वेरिएंट आए हैं, उसके कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत ही उम्दा विचार यहाँ रखे। उसी प्रकार से हमारे बीच में यहाँ मौजूद एडवोकेट फिरदौस मिर्जा सर, श्री संदीप तामगाड़गे सर, श्री इजेट खोबरागड़े सर, और अभी बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से, बहुत ही महीन तरीके से हमारे बीच में जिन्होंने अपनी वाणी से हमें अभिभूत किया, और जहाँ तक मुझे पता है कि जो सबल्टर्न जो इश्यूज रहे हैं इंडिया में, जो ट्रेडिशनली गवर्न क्लासेस रही है इंडिया में, उनके बारे में जिन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है, 20-25-30 साल तक का उनका एकेडमिक एक इल्यूमिनेटिंग कैरियर रहा है। दूसरे मुल्कों के यूनिवर्सिटीज़ में उनके व्याख्यान होते हैं, वो सुपरिचित है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरे मुल्कों के, ऐसे प्रोफेसर सुखदेव थोरात सर। यहाँ पर कोविड रेस्ट्रिक्शंस के कारण हमने बहुत से लोगों से प्रार्थना की कि चूंकि रेस्ट्रिक्शंस है तो ये लिमिटेड ऑडियंस में ही कर रहे हैं करके ऐसा बोलना पड़ा, और सॉरी भी बोलना पड़ा, और बोलना भी चाहिए। यह जान का प्रश्न है, खतरे का प्रश्न है, और इसीलिए हमने कई साथियों को, कई कार्यकर्ताओं को ये कहा कि आप यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से
आप घर बैठे इस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर जो ऑडियंस में विशेष रूप से हमारे सीनियर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस से डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ जी है। सक्रिय कार्यकर्ताओं में, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में जिंदा भगत सर मौजूद है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एसएसडी और बामसेफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद है। विभिन्न डेमोक्रेटिक और इगालिटेरियन वैल्यूज में विश्वास रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से यहाँ पर सेज पब्लिकेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और मीडिया के साथी भी हैं। आप सब लोगों को मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस बुक रिलीज के कार्यक्रम में आप सक्रिय रूप से सहभागी हैं। उसी प्रकार से इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी लोग हमसे रूबरू हो रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को लाइव देखा और आगे में इस बुक के माध्यम से जिन विचारों को मैंने रखने की कोशिश की है उन विचारों से भी वो परिचित होंगे। लेकिन सबसे और अति महत्वपूर्ण चीज यह भी है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यहां पर जो उपस्थित हमारे आदरणीय वक्तागण रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जिन वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं, उन वक्ताओं की बातें उन सभी लोगों तक पहुंची है जो लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं और उसके बाद में भी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख सकेंगे। साथियों, मैं कुछ जो चंद जो बातें हैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं हमारे सभी वक्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने सरल तरीके से, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से पुस्तक की बातें रखी है। और जैसे कि संदीप दादा ने यहां बताया कि कुछ लैंग्वेज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और वो उस तरीके से है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले दिनों में जो डिस्कशंस होंगे उसको मैं हिंदी में बोलूंगा, यहां पे भी हिंदी में ही बोलूंगा अभी। और लेकिन मेरा बहुत सा जो काम है, हमारे आदरणीय वक्ताओं ने वो ये किया है, तो मैं बुक की बातें जो है ज़्यादा बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चुनिंदा जो बातें हमारे आदरणीय वक्ताओं ने जो रखी है उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा और कुछ चंद जो बातें हैं बुक के बारे में वो भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रख चुके हैं। वे बहुत व्यवहारिक और ग्राउंड तरीके से जो बुक ने बातें कही है उसको रखा हुआ है। मेरा यह कहना है कि जो बुक राइटिंग का जो वर्क है, बुक के बारे में बताया गया है, बहुत सी चीजें बताई गई है, बहुत ही और हाई इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं वो बताई गई हैं, वेल अप्रिसिएटेड। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उन चीज़ों को, और ये बहुत ही इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए, इसके ऊपर हमको फोकस होना चाहिए। लेकिन जो बुक राइटिंग का जो उपक्रम है वह इतना इजी भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ी मेहनत की है और बहुत उसका गौरवान्वित कर रहा हूं, उस दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं, मैं उस दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं। मेरी बुक के पहले और आगे में भी तमाम विद्वान इस विषय के ऊपर लिखेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेरा मानना यह है कि कोई भी दुनिया का विद्वान यह नहीं बोल सकता कि उसकी लिखी हुई बात पत्थर की लकीर हो गई है, कोई नहीं बोल सकता।
and much less about me. much less about me. मैं इस सेंस में बोल रहा हूं कि बुक लिखने का मतलब आखिर क्या होता है. What do we mean by writing a book? And more importantly, what do we mean by when we get our book published? This is very important aspect. हम बुक का लिखना और उसके बाद में उसका पब्लिकेशन होना, पब्लिश होना, ये दोनों चीजें एक ही नहीं है. ये दोनों चीजें अलग है. बुक का एक प्रकार से लिखना, मैं कई ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलता हूं और मिला हूं जिन्होंने बुक की पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट रखी है अपने पास, उनके पास में है. और यही नहीं तो मैं यह बताना चाहूंगा इस पटल के माध्यम से कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ दूसरा कार्य करते करते पुस्तकें अपना नोट डाउन किया है. किसी ने किसानी का काम करते करते, किसी ने बीड़ी बनाते बनाते. मैं ऐसे कई कार्यकर्ताओं से मिला हूं. मिर्जा सर, बीड़ी बनाते बनाते जो बाकी का समय मिल रहा है, he has written a book. Not, I will not say a book, but manuscript. Not typed manner. हाथ से लिख के. But what about the publication? In that sense, the writing a manuscript and getting it published are both the two different aspects. और जब आप लिख के उसको जब पब्लिश करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, you are getting access to the discourse. You are getting access to the विमर्श. आपको एक्सेस प्राप्त हो रहा है विमर्श, जो विमर्श चल रहा है, जो विचार विमर्श चल रहा है, जो मेनस्ट्रीम मुख्य धारा का जो विमर्श चल रहा है, उसमें आपको एक्सेस मिल रहा है. That is what we mean by when you get it published. And that too, when it comes to the mainstream, publishers. और डिस्कोर्स का मिलना, एक्सेस मिलना, this is quite struggling. This is what I am saying, that writing a book and then getting it published is not an easy thing. This is what we have to it. क्योंकि आपको एक्सेस मेनस्ट्रीम मीडिया में, मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स में मिलना, इट इज डिफिकल्ट. जैसे भी अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि एक नैरेटिव, एक डिस्कोर्स चलता है जो पूरे सिस्टम को एक डायरेक्शन देने का काम करता है, एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है. उस मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स में आप एक ऐसी बात रख रहे हो जो मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स से डिफरेंट हो, तो मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स उसको उतना तवज्जो नहीं देगा. एंड देयर आर चांसेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट your effort to get it published may get hard resistance. There are chances. And from that perspective, इस दृष्टिकोण से getting a book published, and that too with your original ideas, is tricky and at the same time challenging. आप सब लोगों को पता होगा बाबा साहब का वाकिया जो एनिहिलेशन कास्ट अभी हमारे सर ने बताया. You know better, he was not allowed to speak. But then he had to do that at any cost. So this is very important aspect. And at the same time, we have to understand, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे आइडियाज को डिस्कोर्स मिलना क्यों इंपॉर्टेंट है. क्यों? इसीलिए. और नहीं, हम अगर बात नहीं बोलेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो वो बात आएगी ही नहीं. अभी आपने देखा, हमारे आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बोलना, उस चीज के बारे में बोलना जो आपको लगता है, जो भी लिमिटेशंस हो, उस लिमिटेशंस में रहने के बावजूद भी वो अति महत्वपूर्ण है. एंड फ्रॉम दैट सेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड
any idea that comes to your mind, pen it down. That idea may not seem to be very, revolutionary at the moment when you think about that. जब वो आइडिया आपके बीच में आएगा, आपके जहन में आएगा, हो सकता है आपको उसकी अहमियत उतनी पता न होगी, लेकिन यह भी हो सकता है कि जब वो दुनिया में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो उसको प्राप्त करने वाले हो सकता है कि कुछ लोग डायरेक्शन ही चेंज करते। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इस तरीके से इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। दूसरी एक जो चीज है जो मैं इस बुक के बारे में बताना चाहता हूं, अभी आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई बुक के बारे में, और कुछ चीजें जो कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिक्स हुआ है वो भी बहुत बेहतरीन रहा है, इंक्लूडिंग अभी जो लास्ट वक्ता रहे हमारे आदरणीय थोरात सर, उनके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी या कुछ कमेंट जरूर करूंगा। लेकिन ये होने के पहले मैं एक दूसरा जो पॉइंट जो बताना चाहता हूं इसके बाद जो मैंने आपको बताया वो ये है कि ये जो बुक है बेसिकली, ये बुक कुछ मुंडेन जो पॉलिटिक्स हो रही है या होती है उसके बारे में नहीं है, उसके बारे में नहीं है। राजनीति पर से या राजनीति के ही मतलब एक्सक्लूसिवली जो राजनीति हो रही है, कौन सी पार्टी किसके साथ में लड़ रही है, किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही है, ये जो दैनंदिन या हम वर्षों दर वर्ष में जो देख रहे हैं, इसके बारे में ये बुक एस जनरल नहीं है। ये बुक जो है बेसिकली उन चीजों का जिक्र करती जरूर है, क्योंकि उनका जिक्र करना लाजमी है और जरूरी भी है, लेकिन ये कंप्लीटली उसके बारे में नहीं है। अगर उसको मोटे तरीके से देखेंगे तो ये किसके बारे में है, वो है कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स चलती रहती है। जैसे अभी हमारे मिर्जा सर ने कहा कि कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आती कि कैसे चल रहा है। इन अ वेरी इनविजिबल मैनर द थिंग्स डू हैपन, बहुत ही अदृश्य तरीके से होता है, उसका जिक्र मैंने कहा है। और एक अगर आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें मैंने एक लिखा है एडम स्मिथ को रिफर करते हुए, इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, आप सब लोगों को पता होगा एडम स्मिथ। वहां पर एक चैप्टर भी है जिसमें मैंने एक बनाया है एक सब टॉपिक, उसमें यह है इनविजिबल हैंड बिकम्स विजिबल। ये एक ऐसा ये है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो धीरे धीरे होती रहती है, धीरे धीरे होती रहती है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि हर युग का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, और उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत फिर राजनीति होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर युग का एक राजनीतिक सिस्टम होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत एक राजनीति होती है। प्राचीन काल में पॉलिटिकल सिस्टम अलग थे, मध्ययुगीन काल में पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था अलग थी, 1950 के बाद में पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर चेंज हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, और उस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने का जो काम है वो भारत के संविधान ने किया है। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड। लेकिन जो सबसे और अति महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये होती है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम जो बनता है और जिस तरीके से हमको दिखता है, जैसे कि आज की तारीख 1950 के बाद हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है वह डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के आधार पे है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के आधार पे है। हमने स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, स्टेट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। इधर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और उसके बाद में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स। और इस ढांचे के अंतर्गत फिर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शंस, ये सारी चीजें होती। और इसी को कहते हैं हम सामान्य शब्दों में रूल्स ऑफ द गेम। इसी को हम कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम। ये जो पावर को हथियाने की जो प्रक्रिया है ये कोई नई नहीं है।
और ये ऐसा नहीं है कि आज ही होगा, ये पहले से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा। पावर का उपयोग दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, मोटा मोटी मेरी समझ है, ये मोटी समझ। ब्रॉडली अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखोगे तो पावर का दो तरीके से ही उपयोग मोर और लेस होता है। फिर उसमें सारी चीजें आ गई, और भी टेक्निकल चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। पावर का उपयोग अगर हिस्टोरिकल, अगर ट्रेजेक्टरी हम देखें, इतिहास को देखें, तो नंबर एक चीज के लिए हुआ है, वो है टू परपेचुएट योरसेल्फ इन पावर, डिप्लॉय द पावर। पावर का उपयोग करते हुए अपने आप को और पावर में ही परपेचुएट करना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पहले अलग होता होगा, अभी अलग तरीके से होता है, लेकिन अगर उसको पावर की संकल्पना को हम अगर देखें और उसके उपयोग को देखें मोटा मोटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके पास में पावर है, वो एक तो सबसे पहले अपने आप को पावर में और परपेचुएट करने की कोशिश कर सकता है, नंबर एक। और नंबर दो, इस पावर का उपयोग डेवलपमेंट के लिए कर सकता है, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर सकता है। इस पावर का उपयोग तमाम लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए भी की जा सकती है। दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट। पूरी की पूरी जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है, वो इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स के बीच में घूमती दिखाई देती है। एक तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, ये दो एस्पेक्ट्स के बीच में घुमाई देती। बाबा साहब का जो पूरा के पूरा यथार्थवादी जो इंफेसिस है, जो बल है, उन्होंने जो हमारी सामाजिक ताने बाने में जो देखा, उनका इंफेसिस ये था कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके माध्यम से अलग अलग तरीके से, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, पॉलिटिको आइडियोलॉजिकल नए नए नैरेटिव पैदा करके हो, जो पावर का उपयोग अपने को ही परपेचुएट करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसको किस तरीके से रोका जाए, और किस तरीके से पावर का उपयोग, पावर का डिप्लॉयमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के कल्याण के लिए हो, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो। सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाबा साहब का इंपेसिस रहा है। मैंने अलग अलग रेफरेंस लेके इस बात को वहां पर लिखने की कोशिश की, और इसीलिए इस चीज को हमको समझना अति महत्वपूर्ण है कि दैनंदिन जीवन में जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसको जोड़ जोड़ के अगर आप देखोगे तो फिर हमको पता चलता है कि कई बार इस रूल्स ऑफ द गेम जो होते हैं उसको ही चेंज करने की कोशिश होती है, चाहे वो एक्सप्लिसिट तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से, या फिर इंप्लिसिट तरीके से, परोक्ष तरीके से किए जा सकती है। और यही नहीं, तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसी का उपयोग करके जो रूल्स ऑफ द गेम बने हुए हैं, उन्हीं का उपयोग करके रूल्स ऑफ द गेम में ही परिवर्तन करने की कोशिश भी की जा सकती है। दिस इज व्हाट मैंने यहां लिखने की कोशिश की। हर युग में रूल्स ऑफ द गेम का जो नेचर है, रूल्स ऑफ द गेम का मतलब यह है कि ये जो स्ट्रगल होता है उसको हम गेम कह सकते हैं, तो उसके रूल्स होने चाहिए। आप पॉलिटिक्स को रूल्ड आउट नहीं कर सकते, राजनीति को हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। कोई भी युग हो, उसका नेचर चेंज हो सकता है, वो रहेगी, राजनीतिक प्रक्रिया रहेगी, लेकिन राजनीतिक प्रक्रियाओं को समायोजित कैसे किया जाए, उसको एक विशेष डायरेक्शन कैसी दी जाए, उसका उपयोग सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे किया जाए, यह असली प्रश्न है, यह असली मुद्दा है। और इसीलिए जब हम ये दैनंदिन जीवन के छोटे छोटे जो अलग अलग घटनाएं देखते हैं, और उन घटनाओं को अगर हम देखें और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में अगर देखें, जैसे कि थोरात सर ने भी अभी बहुत सी चीजें बताई, और मिर्जा सर और उसके पहले सर दादा ने भी बताया, तो क्या होता है कि ये जो रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीटली चेंज होने की कगार पे आ जाता है।
आपको सारी की सारी जो चीजें हैं जैसी कि वैसी दिखाई देगी, लेकिन इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली तरीके से जो चीजें एक्चुअल में होगी वो होते हुए आपको दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी। आप लोग 1980, 1970, 1990 के दशक के जो बुक्स है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर फॉरेन ऑथर्स ने लिखा हो या इंडियन ऑथर्स ने लिखा हो, पढ़िए। उसमें देखिए क्या लिखा है। उसमें आपको ज्यादातर जो दिखेगा डिस्कोर्स में या विमर्श में, वो आपको दिखेगा कि भारत के लोकतंत्र के बारे में गुणगान गाए गए, बहुत बड़े बड़े गुणगान गाए। ये नहीं बोल रहा चाहिए कि गुणगान नहीं गाना चाहिए, गुणगान अवश्य गाना चाहिए, लेकिन यथार्थ की बिना समीक्षा किए और आगे आने वाले जो समय की नजाकत को न समझते हुए, उसका आकलन न करते हुए अगर हम गुणगान गाते रहे तो सिर्फ गुणगान ही गा सकेंगे, फिर यथार्थ में हम कुछ करने के लायक नहीं बच सकेंगे। आज जब वो मैं उन लोगों की पुस्तक जो 1970, 80, 90 में लिखा करते थे, चाहे वो फॉरेन ऑथर्स हो, और आज जब वो उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं, जब पेपर्स हम उनके पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। नाउ दे आर कंपेल्ड टू चेंज देयर ओन वर्जन्स, दे आर फोर्स्ड, उनको मजबूर होके जो उन्होंने बात कही पहले 1970, 80, 90 में, आज वो उसको मजबूर है चेंज करने के। या फिर आज उनकी जो डिस्कोर्स है, उनका जो नैरेटिव्स या उनके जो विचार हैं जो उन्होंने 1970, 80, 90 में रखे हो, आज उनको पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि यार उन्होंने क्या लिखा फिर। आई मीन दे वेर, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एन एक्सपर्ट, बट एट द सेम टाइम मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि किस तरीके से वो कंपेल्ड हुए हैं कि आज की नजाकत को फिर एक दूसरे तरीके से पेश कर। दैट इज व्हाट आई। तो ये जो बुक है, ये बुक में इस बात के ऊपर बल दिया गया है कि पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से चेंज हो सकता है। पॉलिटिकल सिस्टम में जो जिस तरीके से दिखता है, सारे जो प्रोविजंस, फॉर्मल प्रोविजंस आपको दिखाई देंगे जैसे है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में ही किस तरीके से चेंज हो जाता है, रूल्स ऑफ द गेम में किस तरीके से चेंज हो जाता है, इस पुस्तक में उस चीज को रखने की कोशिश की गई है। और इसमें इस चीज के ऊपर बल दिया गया है कि कास्ट या कास्ट सिस्टम का जिस तरीके से पॉलिटिक्स को समझने का, जो पॉलिटिक्स को समझने के लिए जो कास्ट सिस्टम या कास्ट का उपयोग किया गया है, उसमें रिवीजन करने की जरूरत है। ये पुस्तक बताने की कोशिश कर रहे। वो इसीलिए क्योंकि आप अगर एनालिसिस, चाहे वो मीडिया में पढ़ेंगे, आप बुक्स में देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे या एनालिसिस देखेंगे, किसको कितनी सीट मिली, इस कास्ट से कितने हैं, उस कास्ट से कितने हैं, ये डाटा वो डाटा, इस कास्ट से इतने लिए गए, उस कास्ट से इस पार्टी ने इतने को टिकट दिए, इसी के इर्द गिर्द घूमता दिखता है मोस्ट ऑफ। मैं उसके अच्छे भले में नहीं जा रहा हूं, अच्छा है बुरा है वो आई एम लिविंग, लेकिन हायरार्किकल जो सोशल ऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम, उसका उपयोग करते हुए पॉलिटिकल सिस्टम को ही ऑल टुगेदर चेंज करने के लिए जो भूमिका ली जा रही है, ये बुक उस चीज के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। और मैंने इस बुक के माध्यम से यह आह्वान करने की कोशिश की है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एनालिसिस करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। उससे परे जाके हमको सोचने की जरूरत है। एंड from that perspective, I am saying the way the political system should have been studied in India, from the perspective as to how the hierarchical social order has impacted the sophisticated and subtle change in the political system. That is what the book wants to pinpoint. This is very important aspect that I wanted to say. और इसीलिए इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि क्यों इवन आफ्टर द 70 years, और फॉर दैट मैटर आई एम इनकरेक्ट, मे बी 75 years or so, still we are finding
Why there is a concentration of power, political power in few hands? Why the rising business power is being controlled by few hands only? अभी इजेट सर ने डेटा दिया 5%, 10% और 70% पूरे रिसोर्सेस। पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट है वो बिजनेस पावर को, वो बड़े पावर है या उनके पास में वेल्थ है इसीलिए अध्ययन नहीं करते हैं। कोई श्रीमंत व्यक्ति है तो सिर्फ वो श्रीमंत है इसके लिए अध्ययन नहीं करते पॉलिटिकल साइंस वाले, जहां तक मेरी समझ है। वो इसलिए अध्ययन करते हैं कि ये वेल्दी व्यक्ति पॉलिसी प्रोसेसेस में और पॉलिटिकल प्रोसेस में कितना इन्फ्लुएंशियल है और किस डायरेक्शन में ले जा रहा है पॉलिटिकल सिस्टम को, इसलिए अध्ययन करते। और साथियों, इसीलिए इस बुक के माध्यम से ये जो लॉन्ग टर्म का जो इंप्लीकेशंस है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, उसके ऊपर एम्फेसाइज करने की कोशिश करता है। दिस इज वन पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट आई वांटेड टू। अभी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सी चीजें बताई गई और बहुत ही सार्थक तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही रिलेवेंट एस्पेक्ट्स इंडियन सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के दिए गए। डेटा लाजवाब। इस चीज को मैं एक और जो पॉइंट है जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, और उसमें बाबा साहब के विचार को लाना चाहता हूं। वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलिटिक्स को एक पिजोरेटिव तरीके से देखने का भी एक डिस्कोर्स चल रहा है और चलता रहा। पिजोरेटिव तरीके का देखने का मतलब कि हे दृष्टि से बनाना, अरे उसमें मत जा, उस लफड़े में मत पड़, उस पचड़े में मत पड़, यानी आम जो भाषा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि आप जाके उसी इसमें ये, आई एम नॉट सेइंग, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि उसका एकेडमिक स्टफ के बारे में। लेकिन अगर हम या वो लोग जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में कभी रहे नहीं, उनका कोई से ही नहीं है, उनका पॉलिसी प्रोसेसेस में कोई ज्यादा से रहा ही नहीं है, और फिर आप अपेक्षा करेंगे कि उन्हीं के लिए पॉलिसीज ठीक से बन जाए, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज बियॉन्ड द रियलिज्म, इट इज बियॉन्ड द रियलिस्टिक थिंकिंग, इट इज बियॉन्ड द ग्राउंड रियलिटीज। मैं कैसे हमेशा के लिए यह दावा कर सकता हूं कि हमेशा मैं डिसीजन मेकर रहा हूं, हमेशा मेरे हाथ में हुकूमत रही है, और मैं हमेशा के लिए हमेशा यही बात रट करके रखूं कि नहीं, आप लोग जो डिसीजन मेकिंग में कभी भागीदार रहे नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी पॉलिसीज बनाऊंगा। हाउ अनरियलिस्टिक इट कैन बी? It is completely not realistic. And from that perspective, उस दृष्टिकोण से हमको यह समझना पड़ेगा कि अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को उसके सब्सटेंस तक, उसके प्रभाव तक ले जाना चाहते हैं, तो इस एस्पेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कितना भी कल्चरल आइडियोलॉजिकल उसमें डिस्कोर्स लाओ, कितना भी नरेटिव्स लाओ, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट विल मैटर? द थिंग्स विच विल मैटर इज अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल, द ह्यूमैनिटी आफ्टर ऑल। इंसानियत की ही जो तवज्जो देनी पड़ेगी ना आफ्टर ऑल। और अगर आपने लोगों की समस्याएं, लोगों के प्रॉब्लम्स, उसको तवज्जो नहीं दिए, तो फिर जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पावर का उपयोग सिर्फ यू आर मेकिंग यूज ऑफ द पावर टू परपेचुएट योरसेल्फ। और इसीलिए हम पॉलिटिक्स को जो डिस्कोर्स बनाया जाता है कि नहीं ये इस तरीके से है, उस तरीके से है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि देयर आर नो चैलेंजेस, बट एट द सेम टाइम आप अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं या कोई नहीं लेता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप जिस तरीके से प्रेफरेंसेस चाहते हैं कि वो पॉलिसी में चेंज हो,
वो नहीं हो सकेंगे उतने। क्यों हो सकेंगे? आफ्टर ऑल पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो निचोड़ है वो आखिर है क्या? निचोड़ ये है कि समाज के कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, समाज कुछ चाहता है, आप लोग हम सब लोग कुछ चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें हो, और वह चीजें पॉलिसी के रूप में परिवर्तित हो जाए। पॉलिसी बनना मतलब क्या है? जो आप चाहते हो, समाज जो चाहता है, लोग जो चाहते हैं, वो अगर होता हुआ दिखे विद द पावर ऑफ द स्टेट, वो पॉलिसीज है। तो अगर इसको पिजोरेटिव तरीके से देखा जाए और उसके चैलेंजेस को हम स्वीकार न करें और हमेशा हम अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करें, तो ऐसी स्थिति में वी विल नॉट फाइंड दैट द पॉलिसीज आर बीइंग मेड द वे दैट दे शुड बी। और इसीलिए हम कभी भी पॉलिटिक्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता या आपको नहीं बताना चाहता कि इसके ऊपर ये कटाच करो, वो पटाच करो। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब अगर मान के चलो आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या लोकतांत्रिक राजनीति यहां पर भारत में देखना चाहते हो, जैसे कि संविधान में कहा गया है, जैसे कि इन्विसाज किया गया है, तो यहां पे भारत में जो चीजें बनाई गई उसका आधार क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आधार क्या है? इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का नेचर क्या है? क्या है वो? क्या वो रिलीजियस है? क्या वो कल्चरल है? क्या वो सोशल है? क्या वो मोरल है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस? इनका जो आधार है, इनका जो नेचर है, उसको बाबा साहब कहते हैं रैशनल लीगल फ्रेमवर्क। रैशनल लीगल, यानी रीजन के आधार पर, विवेक के आधार पर, साइंटिफिक बेसिस के आधार पर, रैशनल लीगल, उसको बाबा साहब उस तरीके से कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो आधार है वो रैशनल लीगल, और बाबा साहब चाहते हैं कि इस रैशनल लीगल इंस्टीट्यूशंस का उपयोग सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो, इंपार्शियल तरीके से हो, ऑटोनॉमस स्टेट के तहत हो, इंपर्सनलाइज स्टेट के तहत हो, ताकि इक्वल ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन, इक्वल ट्रीटमेंट। द स्टेट is expected to treat everybody equally, and of course those who are not unequal unequally. यह है रेशनल लीगल बेसिस। लेकिन आप सब लोगों को पता होगा, और यह मैं इस पटल के माध्यम से इंफेसाइज करना चाहता हूं कि लेकिन आपने यह पढ़ा होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आगे जाके यह कहते हैं कि रेशनल लीगल या रीजन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। तर्क वितर्क विवेक ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जो डिलीवरी जस्टिस की और इंपार्शियलिटी की हम चाहते हैं, उसके लिए ये लीगल रेशनल फ्रेमवर्क ये पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए क्या और चाहिए? उसके लिए चाहिए मोरालिटी। दैट इज व्हाट इजेट सर ने पहले ही बताया, मोरालिटी। और इसीलिए वो चाहते हैं कि रिलीजन का भी वहां महत्व है, रिलीजन का महत्व है। लेकिन उनका मतलब यह नहीं है कि मोरालिटी मतलब रिलीजन और रिलीजन का मतलब मोरालिटी। नो, इट इज नॉट। मोरालिटी इज नॉट डिपेंडेंट एंड सब्जेक्ट टू द रिलीजन। और आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि जब वो रिलीजन की बात करते हैं तो क्वालिफाइड रिलीजन चाहिए उनको, और ऐसा रिलीजन चाहिए जो ह्यूमन सेंटर्ड हो, ह्यूमन ओरिएंटेड हो। और ये मोरालिटी, इस तरीके का रिलीजन जो क्वालिफाइड हो, वो इस रीजन को इंफ्लुएंस करे, वो उसकी डायरेक्शन तय करे, और तब हम देखेंगे कि वो डिलीवरी इफेक्टिव हो पाएगी। दैट इज व्हाट बाबा साहब। आई थिंक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से जो दिया है,
उनका जो इंपेसाइज था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत आवश्यक कर दिया जाए। जो नहीं है वो अलग बात है, इन्फोर्सेबल नहीं है वो अलग बात है, उसकी इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन बाबा साहब ने यह कहा कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत आवश्यक बना दिया जाए। उनके इस तर्क के पीछे मैं मान के चलता हूं कि ये जो लीगल रेशनल फ्रेमवर्क, उसके साथ में ये जो मोरलिटी का जो उन्होंने सपोर्ट दिया है, उसके पीछे। और इसीलिए हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। जो भी विद्वान है उन लोगों से भी वो गुजारिश है कि इस तर्क को समझे। गवर्नेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कैन नॉट बी सफिशिएंट. It has to be supplemented by some driving force to have equal treatment to everybody as extended by the state. और इसीलिए इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जो यहां पे बोली गई। अब मैं चंद 2-3 बातें बोल के अपने संभाषण को यहां समाप्त करूंगा, जिसमें कि जो बातें बोली गई है उसके बारे में मैं बोल के, जिसमें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, सर ने जो बोला, जिसमें कि सबसे प्रोमिनेंट उन्होंने जो बात बोली है वो है हायरार्की हैज बीन रेगुलेटिंग द स्टेट। मतलब हायरार्किकल जो सोशल ऑर्डर है, और इसी को मैंने, अगर आप बुक पढ़ेंगे, याद आए इसलिए बता रहा हूं मैं, और इसीलिए मैंने, आप बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैंने एक टर्मिनोलॉजी उपयोग की है। उसमें मैं कह रहा हूं, मेरी बुक कह रही है एक्सपांडेड कास्ट सिस्टम। एक्सपांडेड कास्ट सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम एक कैटेगराइजेशन करता है, और सिर्फ कैटेगराइजेशन नहीं करता है तो उसका एक लेडर बनाता है, एक सीढ़ी बनाता है, एक हायरार्की बनाता है ग्रेडेड इनइक्वलिटी के माध्यम से, और उसके माध्यम से ये जो अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है या ह्यूमन बींग्स है उसको कैटेगराइज करता है। और ऐसी स्थिति में जब ये कैटेगराइजेशन करता है तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी होती है, और हर किसी का एक दर्जा होता है, एक स्टेटस होता है। और उस कास्ट सिस्टम में या उस हायरार्किकल सोशल ऑर्डर में जो लोअर स्टेटा है उनकी क्या स्थिति होती है, आई मीन यू नो बेटर, यानी इन प्रिंसिपल और एक्चुअल में यू नो बेटर। लेकिन कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं, चाहे वो इथनिक ग्रुप्स हो, रिलीजियस ग्रुप्स हो, कास्ट ग्रुप्स हो, कल्चरल ग्रुप्स हो, जो अगर फॉर्मली, पारंपरिक तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से, औपचारिक तरीके से वो इस कास्ट सिस्टम का, इस हायरार्किकल सोशल ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, लेकिन इमर्जिंग सिचुएशन के कारण, इमर्जिंग एक्सपीडियंसीज के कारण, इमर्जिंग स्ट्रेटेजीज के कारण उन वर्गों को भी मुझे उसी दर्जे पे पहुंचाना है जिस दर्जे पे पहले कन्वेंशनल तरीके से लोअर स्टेटा है, तो फिर मुझे दूसरी स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेगी, उन्हीं को उसी लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे ग्रुप्स है जो ऑटोनॉमस बन रहे हैं इस पूरे हायरार्किकल सोशल ऑर्डर से, और वो ऑटोनॉमस बन के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में अगर अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज और एक्सपेडिएंसीज करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से इन असर्टिव ग्रुप्स को मैं उसी लेवल पे लाऊं जिस तरीके से कन्वेंशनल तरीके से हायरार्किकल सोशल ऑर्डर में कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। और इस चीज को जिक्र करने के लिए मैंने वहां इलेबोरेट किया है कि इट इज व्हाट आई सेंस एज अ एक्सपांडेड कास्ट सिस्टम। सो व्हाट यू आर डूइंग, जैसे कि अभी थोड़ा साहब ने, यू आर एकोमोडेटिंग, यू आर ट्राइंग टू एकोमोडेटिंग, यू ट्राई टू स्टेटिजाइज, आप कुछ इस तरीके से कर रहे हैं जिसके कारण उनको एकोमोडेट किया जाए या समथिंग लाइक दैट, एरोकॉप्ट किया जाए। और ये जो उन्होंने बात कही कि जिसके माध्यम से स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उसका असर होता है, एंड देन यू जस्ट, एक जगह मैंने ये किया है कि किस तरीके से बेसिकली जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी आप अगर देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे, तो मैंने वहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल किस तरीके से ये जो गवर्निंग क्लास है उसमें किस तरीके से तारतम्यता बन रही है उसका भी मैंने जिक्र करने की कोशिश की है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो चीफ जस्टिस सर ने, एक्स चीफ जस्टिस सर ने बताया, वो ये है पावर सर्कल।
जिसका जिक्र बाबा साहब ने भी बहुत ही इलेबोरेट तरीके से किया, रिसाइकलिंग ऑफ द गवर्निंग क्लास। बाबा साहब कहते हैं कि गवर्निंग क्लास होना यह कोई नई बात नहीं है, यह हर मुल्क में होता ही है, गवर्निंग क्लास रहेगी एक। लेकिन उनका कहना यह है कि वही सोशल ग्रुप हमेशा के हमेशा गवर्निंग क्लास रहे, दिस इज द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और इसीलिए उनका सबसे और अति महत्वपूर्ण जो रियलिस्टिक एस्पेक्ट है जो डेमोक्रेसी के बारे में बाबा साहब कहते हैं वो ये है कि हमेशा के हमेशा रिसाइकलिंग अगर होती रहे डेमोक्रेसी में उन्हीं सोशल ग्रुप्स की, तो उससे बड़ा डेंजर किसी भी डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो सकता है। एंड आई हैव इलोबोरेटेड, मैंने कुछ उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जो कि यानी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ है। इजेट सर ने जो महत्वपूर्ण बात बोली है उसका भी मैं जिक्र कर लूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने जो दो शब्द उपयोग किए एंड विच आर वेरी टचिंग अबाउट द इंटीग्रिटी एंड फियरलेसनेस। इंटीग्रिटी एंड फियरलेसनेस, आई थिंक this integrity and fearlessness, it is not just an individualistic virtue or value, it is more beyond that. हमारी इंटीग्रिटी होना और फियरलेस होना यह सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसके रिपरकशंस होते हैं, उसके इंप्लीकेशंस होते हैं। और यही नहीं तो ये जो इस तरीके के जो वैल्यूज है वो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन जो होता है उसको मजबूत करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए उन चीजों को हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम हमेशा, इजेट सर हमारे लिए एक मिसाल रहे हैं और जिस तरीके से उनका हमेशा उपक्रम रहा है और उन्होंने हमेशा गाइडेंस किया है, और इस बारे में I mean, this is very important that we have to take note of even when we talk about the democratic process. एक जो चीज है जो तामगड़े सर ने जो बोली है, and this is very very important, and I would like to say a few words about that. And this is what one of the most important aspect when it goes to the content of the book. उसमें मैंने जो जैसे कि शुरू में आपको मैंने बताया कि डिफरेंट स्ट्रेटेजीज गवर्निंग क्लास को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि वही समय नहीं रहता, वही एज नहीं रहती, वही पीरियड नहीं रहता, और टेक्नोलॉजी को, ज्ञान को, नए आइडियाज को आप एक सीमित तक ही रोक सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं रोक सकते। उसका उपयोग किस तरीके से होगा उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली सेबोटेज आइडियाज का कर देना, आई थिंक इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग इवन फॉर दोज हु वांट टू डू सो। और इसी का नतीजा है कि जिस मुकाम पे आज मानव जाति पहुंची है वह इस बात का द्योतक है, वह इस बात को इंडिकेट करता है कि टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इसको रोकना कितना चैलेंजिंग है। तो जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक नए आइडियाज आते हैं, टेक्नोलॉजिकल नए आइडियाज आते हैं, और वह टेक्नोलॉजिकल आइडियाज बहुत आयत में ऐसे हो जाते हैं कि जो इगालिटेरियन सिस्टम को पुश करते हैं, वो समतावादी जो ड्राइव है, जो समतावादी जो पहल है, उसको पुश करते हैं। आप सोशल मीडिया का ही उदाहरण ले लीजिए। आपके पास भी एक्सेस नहीं है डिस्कोर्स का, लेकिन आप एक फट से कर देते हो और वो फैल जाता है। पहले कहां ऐसा था आपके पास में? तो लिख के देना पड़ता था पहले कि मुझे ये बोलना है इस टीवी पे या इस न्यूज़पेपर में सारी चीजें। अभी तो आप फट से ये कर सकते हो। और अभी तो मैंने ये देखा कि अमेजन जो है कंपनी, वो तो अभी ऑनलाइन ही अपना लिखो, अपना पब्लिश करो, इस तरीके का सिस्टम आ गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे इवॉल्व होता है सिस्टम, सोसाइटीज इवॉल्व होती है, नॉलेज नया आता है, तो जो गवर्निंग क्लास होती है, जो हमेशा सत्ता में रह रहे हैं, उनके सामने नए चैलेंजेस आते हैं एंड दे हैव टू अडेप्ट। उनको संभालना जरूरी होता है अपने आप को हमेशा टिकाए रखने के लिए। तो उनके पास में दो
तरीके हो सकते हैं। एक तो इन्फोर्स कर दो, जबरदस्ती कर दो, या फिर कोई नई आइडियोलॉजिकल नया कोई ऐसा विचार दे दो, नया नैरेटिव दे दो, जिसके कारण वो जो पारंपरिक तरीके से परपेचुएशन बना है वो बना रहे। मैं इस संदर्भ में जो बाबा साहब ने जो चीजें बताई है और उसका जिक्र मैंने किया है, उसको करना चाहता हूं ताकि एक चीज थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए। मैंने अपने एक चैप्टर में, जिसका शीर्षक कास्टिस्ट कैपिटलिज्म लिखा है एंड डिलेमा ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लिखा है। आप सब लोगों को पता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में बहुत बाबा साहब ने लिखा है, दूसरे विद्वानों ने भी लिखा है। और बाबा साहब का लेकिन यह कहना है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसको क्यों मैंडेटरी करना जरूरी है। और इस बुक में मैंने लास्ट की जो सबसे बड़ी जो डायग्राम है, अगर आप देखेंगे तो उसमें उसको समझाने की कोशिश की है। बाबा साहब उस समय यह कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इंश्राइन करना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? आपके पास में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। वहां संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत आपके चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र के संसद में जाते हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं वो। और ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यह पॉलिटिकल प्रोसेस और इलेक्शंस के माध्यम से एक मेजॉरिटी तय करती है, एक मेजॉरिटी बनाती है, एक बहुमत बनाती है, और उस बहुमत के आधार पर सरकारें बनती है, हुकूमतें बनती है। अगर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, उन्होंने सिर्फ सोशलिज्म नहीं कहा, जहां तक मुझे पता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, एक डेमोक्रेटिक तरीके से होने वाले सोशलिज्म को, जिसमें लोगों की हिस्सेदारी हो, रसिया और जो ईस्टवाइल यूएसएसआर रहा है या चीन रहा है, उससे अलग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी कर देना इसीलिए आवश्यक उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो मेजॉरिटी के आधार पर गवर्नमेंट बनाती है, वह इंडिया में कम्युनल मेजॉरिटी कन्वर्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगता या लग सकता। बाबा साहब, आप सब लोगों को पता है कि पॉलिटिकल मेजॉरिटी, कम्युनल मेजॉरिटी, बाबा साहब ने दोनों में अलग अंतर बताया है। पॉलिटिकल मेजॉरिटी जो है वो पॉलिसीज के आधार पे बनती है, इश्यूज के आधार पे बनती है, नए नए आइडियाज के आधार पे बनती है, वो हमेशा डायनेमिक होती है, उसमें लोग आते जाते रहते हैं, एंट्री रहती है, एग्जिट रहती है। लेकिन कम्युनल मेजॉरिटी स्टैटिक होती है, स्टैटिक होती है। और ये कम्युनल मेजॉरिटी एक विशेष क्लास को ही गवर्निंग क्लास के रूप में हमेशा इनहेरिट करती है। तो अगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर कम्युनल मेजॉरिटी के आधार पर चुन ली जाए, तो फिर चुनिंदा लोगों का ही हुकूमत रहेगी, चुनिंदा लोगों का ही डिक्टेट रहेगा। और अगर चुनिंदा लोगों का डिक्टेट रहेगा तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इंप्लीमेंट करने में कतराएंगे। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस समय कहते हैं कि इसको मेजॉरिटी के व्हीम्स और फेंसिस पे नहीं छोड़ना चाहिए, मेजॉरिटी के कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। और नहीं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो बातें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, लोक कल्याणवादी जो स्टेट की जो संकल्पना है, वह न होते हुए फिर वो ऑटोक्रेटिक तरीके से ही शासन चलने लगता है। यह बात बाबा साहब ने उस वक्त बताई। आज क्या हो रहा है, आज किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं? बस 2 शब्द सर, एंड आई विल वाइंड इट अप। मैंने उस पुस्तक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो बातें हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से संविधान में लिखी गई, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक क्लॉज उठा लीजिए, एक आर्टिकल उठा लीजिए, एक अनुच्छेद उठा लीजिए, और अगर आपको दिखता है कि उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट में गुहार नहीं लगा सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। तो अगर
आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट नहीं किया है, लेकिन संविधान में लिखा तो जरूर है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई है, और आप स्टेट को यह डायरेक्शन दे रहे हो प्रिंसिपल बना के कि हे स्टेट, हे गवर्नमेंट, जब भी तुम कानून और पॉलिसीज बनाओगे, you look into the directive principles of state policy first and make your laws and policies according to the principles given in the part 4 of the Constitution of India. ये आप वहां पर बोला गया। लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि जिस तरीके से उस प्रिंसिपल्स के आधार पे नजारा होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। अब ये देखिए, हमने प्रियम्बल में भी लिखा है, वो प्रियम्बल में अभी हमने पढ़े। अब अगर कुछ हद तक ये जो फॉर्मल ढांचा जो हमने बना रखा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, औपचारिक ढांचा बना के, उसकी ताकत तो उतनी बढ़ नहीं दिख रही है हमको, लेकिन एक दूसरी ताकत उसके सामने हम इनफॉर्मली खड़ा कर रहे हैं। इनफॉर्मली खड़ा कर, यानी यूं कहो कि एक छोटी दीवार है जो ऑलरेडी बनी हुई है, और तमाम हमारी जो गवर्निंग क्लास है या हम अपेक्षा करते हैं कि काम उस दीवार के अनुसार ही हो, क्योंकि अपेक्षा यह है, संविधान की स्पिरिट ये कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की दीवार बनी हुई है उसके हिसाब से काम। लेकिन अनौपचारिक तरीके से इनफॉर्मली अलग अलग एग्जीक्यूटिव या अलग अलग स्टेप्स लेके, अगर मान के चलो इस दीवार के सामने आपने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जिसका नाम है पूंजीवाद या कैपिटलिज्म, तो ऑब्वियसली इस दीवार की ताकत कम हो जाएगी और आप सारी जो चीजें हैं इसके अनुसार देखेंगे। और यही नतीजा है कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने उस वक्त वो शब्द कहे थे कि वी नीड टू इंश्राइन, मेक इट मैंडेटरी द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ऐसा नहीं था कि उसमें कंप्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो उद्योजकता है, जो आपकी इंडिविजुअलिस्टिक नई इंटरप्राइज करने की जो मनसा है उसको सेबोटेज करने की, ऐसा नहीं था उसमें। लेकिन डिस्कोर्स उसको उस तरीके से बना देता है कि नहीं, उसमें इंटरप्रेन्योरशिप का कोई ये नहीं था, ऐसा नहीं है। अदरवाइज जो लोग विदेशों में जा जाके बड़े बड़े पदों पे और बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े औहदेदारी है, अगर वो वैसा होता तो हमको नजारा कुछ और ही दिखता, लेकिन वैसा नहीं था। और इसीलिए साथियों, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि व्हाई वी नीड टू हैव व्हाट वी कॉल एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अभी जहां तक मुझे याद है, थॉमस पिकेटी साहब ने एक नई पुस्तक लिखी है। आप सब लोगों को पता है कि थॉमस पिकेटी साहब कैपिटल इन 21st सेंचुरी ये लिखे हैं। उसके बाद में आइडियोलॉजी एंड कैपिटल ये वाली पुस्तक लिखी है। उसके बाद में उन्होंने एक पुस्तक अभी लिखी है रिसेंटली, 2020 में या 21 में लिखी है। उन्होंने उसका शीर्षक दिया है टाइम फॉर सोशलिज्म, समाजवाद का समय। वो इनका कहना है कि समाजवाद का टाइम फॉर सोशलिज्म। He has written elaborately about capitalism in 21st century, but now he is writing time for socialism. I mean, think why he has been compelled to drive his ideas in this direction. After all, there is a reason, something, whatever he is witnessing, and he is said to be the authority on equality in wealth and income both. आज इस पटल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि किस तरीके से उन विचारों की आज कितनी जरूरत और प्रासंगिकता है। और आप लोगों ने, वरिष्ठ वक्ताओं ने, आदरणीय वक्ताओं ने तमाम यहां पर बातें लिखी जो मेरी बुक के संबंध में रखी है। खासकर मैं थोड़ा साहब ने जो सबसे अति महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चीज जो बोली, जो कि हमको और उस पर मंथन करना चाहिए, उन्होंने जो कहा कि अगर स्टेट एक विशेष डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उस पर क्लैरिटी लाने की और जरूरत है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, कि विच आर द फोर्सेस, हाउ दिस फोर्सेस आर रिसेपिंग द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इन विच डायरेक्शन दे आर ट्राइंग टू टेक द स्टेट इंस्टीट्यूशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड विच स्पेसिफिकली dimension of those forces are, enforcing the state in a particular direction and receiving it. I acknowledge and I accept
यू नो दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज ओपन टू अस, जो हमको एक नई प्रेरणा देगा इसको समझने की और इन्वेस्टिगेशन करने की, इसके ऊपर और भी ज़्यादा अनुसंधान करने की, ताकि हम इन चीज़ों को समझ सके जो बहुत ही महीन है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, सटल है, नुआंस्ड है, ताकि हम उन मूल्यों को बरकरार रख सके जिसकी अपेक्षा समतावादी और लोकतांत्रिकवादी विचारों ने हमारे लिए छोड़ रखा है। हर जनरेशन का एक दायित्व होता है, अभी जैसे कि हमारे वक्ताओं ने बताया। नाउ इट इज टाइम फॉर अस, हम भी उसके ऊपर मंथन करें और हम कोशिश करें कि उन विचारों को हम अपने समाज और इस भारत में देखें जिस तरीके का अभी यहाँ जिक्र किया गया है। आप सब लोग यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम में आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और खासकर उन वक्ताओं का जिन्होंने इस पुस्तक के ऊपर प्रकाश डाला और इस पुस्तक को पढ़ा। मैं बहुत ही रिग्रेट के साथ कहूँगा कि हमने पुस्तक दिल्ली भेजी, लेकिन सर दूसरी जगह चले गए तो उनको समय भी नहीं मिल पाया, और चूंकि कोविड सिचुएशन है तो इसके कारण इट इज़ अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जिसके कारण अभी भी मुझे कई कॉल्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं कि सर अवेलेबल हो गई क्या, कब मिलेगी। तो अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो प्रिंटिंग का जो काम है वो डिलेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रूल्स ऐसे बनते हैं कि जिसमें कि आपको घर में ही रहना है, जाना नहीं है, फैक्ट्रीज में नहीं जाना है, प्रेस में नहीं जाना है, तो देन इट बिकम्स चैलेंजिंग टू हाउ टू गेट द स्टॉक्स एंड डिलीवरी, और इसके कारण ये हो रहा है। लेकिन ये होने के बावजूद भी हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने यहाँ पर मेरे पुस्तक को पढ़ने में समय दिया, उन्होंने उसके ऊपर मंथन किया और अपने विचार रखे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे मैं खासकर उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका हमको दिया यहाँ बोलने का। और यही नहीं कहूँगा, मैं तो इस बात के ऊपर तवज्जो दूंगा कि यहाँ पर जो दीक्षा भूमि का जो प्रबंधन है, फुलझले साहब है और उनका पूरा जो टीम है, यहाँ पर डॉक्टर शैलेश बहादुर हैं जिन्होंने 15 दिन 20 दिन से इस तैयारी में वो लगे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम मेरे यहाँ जो साथी बैठे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए पिछले 15-20 दिनों से अपना समय दिया, मुझे आइडियाज़ दिए कि किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से अच्छा हो सकता है करके, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। दीक्षा भूमि का शुक्रगुजार हूँ, इस समिति का शुक्रगुजार हूँ, और साथ में मेरे इस इंटेलेक्चुअल सफ़र में जिन जिन लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट किया, सभी का नाम लेना इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, लेकिन उन सबका मैं इस पटल के माध्यम से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यहाँ उनके जो यहाँ पर अफसर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ सर, वो यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके डिपार्टमेंट ने मेरे को सपोर्ट किया सो दैट आई कैन स्टडी। और साथ में मैं तमाम उन प्रोफेसर का और इंटेलेक्चुअल जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मुलाकात मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुई, खासकर मैं प्रोफेसर मार्था नुसबाम, प्रोफेसर क्रिस्टोफर ब्लैटमैन, ये ऐसे प्रोफेसर रहे हैं जिन्होंने मेरे आइडियाज़ को एक चालना दी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। और आगे आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि आप और हमारे बीच में दो सामंजस्य होगा, सपोर्ट होगा, उसके कारण हम इस जो आइडियाज़ है इसको हम आगे ले जाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।